हेलो प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है CRS एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसको कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जनन नाम के अध्याय को पूरा कवर करेंगे वन शॉट के अंदर। यह क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो होने जा रहा है। तो आज के क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन जो है वो क्या है, ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें तो छत तक जाना है। ये सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमें तो आसमान तक जाना है, तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है जनन, जिसे कि इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है या जनन का मतलब होता है जब जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। अब जो जीव दूसरे जीव को जन्म देता है उसको जनक बोलते हैं, और इससे जो पैदा होता है यानी जो बनता है उसको संतति बोलते हैं। इसको ऑफस्प्रिंग और इसको क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जनन दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब देखो दो विपरीत जीव, एक नर और एक मादा, आपस में मिलते हैं और नर से बनता है इसका युग्मक और मादा से बनता है युग्मक, और इन दोनों के युग्मक मिलते हैं, युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। तो निषेचन के बाद जब शिशु का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस तरह के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, जनन की वैसी विधि जिसमें दो विपरीत जीव, विपरीत इसलिए क्योंकि एक नर होगा तो एक मादा, दो अगर नर है तो भी जनन संभव नहीं होगा, दो अगर मादा है तो भी जनन संभव नहीं होगा। तो इसलिए जनन की वैसी विधि जिसमें दो विपरीत जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत विभिन्नताएं आती है जो क्या करती है, जैव विकास में सहायक होती है। विभिन्नता से कैसे जैव विकास होता है ये हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट अब है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में जैसे लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं और इसमें किसी भी तरह का निषेचन नहीं होता है। साथ ही इसमें जो जीव बनते हैं वो जनक के हूबहू समान होते हैं। जैसे सिर्फ आकार बड़ा रहेगा, जनक बड़ा रहेगा तो ऑफस्प्रिंग उससे क्या रहेगा, छोटा, लेकिन देखने में हूबहू समान होता है। हूबहू समान किस में नहीं होता है, अलैंगिक जनन में, इसीलिए कहते हैं कि उसमें विभिन्नता होता है। लेकिन लैंगिक जनन में हूबहू समान होता है, इसलिए उसको क्लोन बोलते हैं। अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं वो अपने माता पिता के हूबहू समान होते हैं, इसलिए उस जीव को अपने जनक का क्लोन भी कहा जाता है। तो क्लोन का निर्माण हमेशा ही अलैंगिक जनन में होगा। ठीक है। और देखो, अलैंगिक जनन में एक समान होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का विभिन्नता नहीं पाया जाता है, और विभिन्नता नहीं पाया जाता है तो वो जैव विकास के लिए सहायक भी नहीं है। तो इस तरह से हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर देखा कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जीव होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव होता है। लैंगिक में निषेचन होता है, अलैंगिक में नहीं होता है। देखो, लैंगिक में विभिन्नता पाया जाता है, अलैंगिक में विभिन्नता नहीं पाया जाता है। अलैंगिक के जो जीव होते हैं वो जनक के हूबहू समान होते हैं, उसमें क्लोन का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक में क्लोन का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से आप लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने अलैंगिक जनन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमारे सिलेबस में जो है 5 तरह के अलैंगिक जनन की चर्चा की गई है, जिसमें फर्स्ट है हमारा विखंडन। विखंडन का इंग्लिश होता है फिजन। विखंडन का इंग्लिश क्या होता है, फिजन, FISSION। देखो, जब एक जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों में बट जाता है और प्रत्येक भाग क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, तो इस घटना को हम लोग विखंडन बोलते हैं। जब दो भाग में बटेगा तो उसको द्विविखंडन बोलेंगे। इसमें जीव स्वेच्छा से बढ़ता है, यानी जीव पहले छोटा है, फिर जीव में क्या होता है, वृद्धि होता है, और फिर वृद्धि के बाद इसमें क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस इसमें होता है। और जब क्या करता है, जीव दो से अधिक भाग में बढ़ता है तो उसको बहुविखंडन बोलते हैं, बहुविखंडन। तो द्विविखंडन क्लियर है, दो भाग में बटेगा, बहुविखंडन में दो से अधिक भाग में। ये अमीबा में होता है और ये भी अमीबा या प्लाज्मोडियम में होता है।
आप कहोगे सर ये तो दोनों में आ गया, अमीबा, अमीबा या प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, मोडियम। देखो अमीबा जब अनुकूल परिस्थिति में होता है, अनुकूल परिस्थिति में, तो उसमें द्विविखंडन पाया जाता है। वहीं जब अमीबा प्रतिकूल स्थिति में होता है, प्रतिकूल स्थिति में, तो उसमें बहुविखंडन पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग, अब बडिंग क्या होता है? देखो कोई एक जीव है और इस जीव के शरीर से एक बड निकलता है, यानी मुकुल निकलता है, और यह मुकुल आगे चलकर इसी के तरह एक नया जीव बना दे, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बडिंग। ये भी एक जीव से बन रहा है, तो अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? मुकुलन क्या बोलेंगे? जब किसी जीव के शरीर से एक मुकुल निकलता है और वह मुकुल स्वतंत्र होकर अपने जनक के समान ही नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो इस तरह की घटना मुकुलन कहलाता है। मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज, स्पंज एक जीव है, स्पंज के अंदर मान लीजिए साइफा एक जीव आता है, तो इन सबों में क्या होता है? मुकुलन की स्थिति पाई जाती है। अब देखो ये मुकुल शरीर के बाहर भी बन सकता है, शरीर के अंदर भी बन सकता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में शरीर के बाहर बनता है और स्पंज या साइफा में शरीर के अंदर बनता है। तो साइफा या स्पंज में जो होता है शरीर के अंदर मुकुल बनता है और इसमें बाहर बनता है। क्लास 12 में इसका डिटेल से दिया हुआ है, तो वहाँ आपको ये मदद करेगी। बाकी क्लास 10th के लिहाज से हम लोग यहीं पर अपने आप को थोड़ा सहूलियत देते हैं। अब है नेक्स्ट खंडन। देखो ये है विखंडन, जिसका इंग्लिश आपको ध्यान रखना है फिजन। ये है खंडन, इसका इंग्लिश होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन से आप ध्यान रखिएगा, जब खंडन या विखंडन हो तो उसका इंग्लिश आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो खंडन किसमें? खंडन का मतलब देखो, विखंडन में जीव स्वेच्छा से क्या किया? अपनी आकृति को बढ़ाया, यानी परिपक्व हुआ, देन अपने शरीर को डिवाइड करके नया जीव बनाया। लेकिन खंडन में क्या होता है? किसी कारण बस उसका शरीर अगर 2-3 भाग में बट गया, तो सारा का सारा भाग क्या करता है? या मान लीजिए 1-2 भाग नहीं भी बना, तो जितना भी खंडित भाग होता है उसमें ज़्यादातर भाग क्या होता है? नए जीवों का निर्माण करता है। वहीं पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में जितना भाग बटेगा टोटल का टोटल भाग क्या करेगा? नया जीव बनाएगा। यानी इसमें और इसमें क्या होता है? जीवों का शरीर जब क्या होता है? टुकड़ों में बट जाता है, तो जब जीवों के शरीर का प्रत्येक टुकड़ा अपने मतलब जिस जीव का टुकड़ा हुआ उसी की तरह नया जीव बना लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुनर्जनन। और अगर उसका प्रत्येक टुकड़ा नहीं लेकिन अधिकांश टुकड़ा अपने जनक के समान ही नए जीव की उत्पत्ति कर दिया, तो उसको बोलते हैं खंडन। तो खंडन की घटना स्पायरोगायरा में होती है, जो कि एक तरह का शैवाल है, स्पायरोगायरा, ओके। और देखो पुनर्जनन की घटना जो है वो प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया। नाम कैसा है सर? प्लेनेरिया, छोड़िए। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, इसको बोल सकते हैं, स्पोरुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणु जनन। तो एक्चुअली जीवों के शरीर में एक संरचना का निर्माण हो, जिसे हम लोग बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी। बीजाणु जनन की परिभाषा कैसे देंगे? जब किसी जीव के शरीर में बीजाणुधानी का निर्माण होता है और उसमें बीजाणु का निर्माण होता है और इस बीजाणु से उस जीव की तरह ही नए जीव की उत्पत्ति होता है, तो इस घटना को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। जनन का मतलब आपको ध्यान में रखना है निर्माण, और किसका? यहाँ है बीजाणु जनन, तो बीजाणु निर्माण। तो क्या कहेंगे? बीजाणुधानी में बीजाणु निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस तरह की घटना किस में देखी जाती है? तो एक राइजोपस है, राइजोपस, जो कि एक क्या है? कवक है। और यहाँ पर ये स्पायरोगायरा क्या है? एक तरह का शैवाल है। तो ये राइजोपस नाम के कवक में बीजाणु जनन की एक घटना जो है वो देखी जाती है। ये राइजोपस आप देखे होंगे, जब रोटी हमारा सड़ जाता है तो रोटी के ऊपर छोटा छोटा सा मतलब धागे नुमा उजला उजला टाइप का जो कवक बनता है ना, वही होता है राइजोपस। इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ट भी बोलते हैं, यानी रोटी सड़ाने वाला कवक। चलिए, तो इतना हमारे सिलेबस में दिया हुआ था। तो ये कुछ छोटे छोटे जीवों के पर लागू होता है। अब हम पौधों में अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो इसके लिए हमको पौधे के कुछ भागों का जो है जानकारी होना चाहिए।
देखिए पौधे का हम भाग बताते हैं। देखो पौधा में मुख्य रूप से क्या होता है, पुष्प यानी फूल फ्लावर, उसके बाद पत्ती यानी क्या लीफ, और होता है तना यानी स्टेम, और क्या होता है रूट यानी जड़। मुख्य रूप से यही भाग होते हैं। तो पौधे के पुष्प को हम लोग लैंगिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक। ओरे भैया भैया हो, लैंगिक अंग या लैंगिक भाग। ओके। और पत्ती तना और जड़, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं कायिक भाग। क्या बोलते हैं, कायिक भाग। तो पौधों में पुष्प में लैंगिक जनन होता है और बाकी का जो पार्ट है उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में पुष्प में एक घटना है कायिक प्रवर्धन, उसको देखते हैं। कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन मतलब समझ आ रहा है, यहाँ कायिक भागों की बात होगी। तो क्या कहेंगे, पौधों के कायिक भाग या कायिक अंग, जैसे क्या, पत्ती तना जड़ आदि। आदि क्यों लिखे, क्योंकि पुष्प को छोड़कर कुछ भी ना हो सकता। आदि के द्वारा जब नए पौधे की उत्पत्ति हो तो उसी घटना को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, प्रोपागेशन। तो इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। आपको पता है, अब बोलो कायिक जनन कायिक प्रवर्धन जो है वो लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है। तो आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, कायिक भाग से तो ये अलैंगिक जनन होगा, जबकि पुष्प में अगर होता तो उसको लैंगिक जनन हम लोग बोलते हैं। अभी हम उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट एक और घटना देखी जाती है पुष्प में, जो कि है उत्तक संवर्धन। उसको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, या इसका उदाहरण आपको देखना है कायिक जनन का कि कैसे होता है। तो आपको पता है आलू में जो आँख होता है, तना होता है आलू एक्चुअली, तो आलू में आँख के द्वारा जनन, आँख एक तरह का आलू का क्या है, तना है, तो उसके द्वारा जनन। या एक पौधा है ब्रायोफिलम, जिसको कि पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, ब्रायोफिलम की पत्ती से नया पौधा बन जाता है। तो पत्ती द्वारा जनन भी ब्रायोफिलम में देखा जाता है। इसके अलावा हमारा हल्दी अदरक केला जो है, हल्दी अदरक केला, इसमें जो होता है प्रकंद, एक क्या है, तना का ही भाग है, यानी एक तरह का ये तना है, इसके द्वारा जनन होता है। तो यहाँ तना के द्वारा, यहाँ पत्ती के द्वारा, यहाँ भी तना के द्वारा। तो इस तरह की जो जनन हो रही है वो क्या है, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ठीक है। अब हम लोग उत्तक संवर्धन को देखते हैं, जिसको टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन ही होगा। उत्तक संवर्धन देखो क्या कहेंगे, पौधों के टुकड़ों से उत्तक प्राप्त कर उसके संवर्धन द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की घटना जो है वो उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब कैसे होता है, तो पौधे का एक टुकड़ा हम लोग ले लिए, पौधे का क्या ले लिए, टुकड़ा। अब पौधे के टुकड़ा से क्या बनता है, कैलस बनता है। कैलस मतलब छोटा छोटा मतलब पौधों का एक झुंड टाइप का बन जाएगा। और फिर कैलस से बनता है पादप क यानी पादपक। ठीक है। और इसी से क्या बनता है, छोटे छोटे पौधे बनते हैं। ठीक है ना। तो देखो कैलस यानी छोटा सा टुकड़ा, या इसको क्या बोल देंगे, उत्तक। तो उत्तक को हम लोग लेते हैं और इसको रखते हैं पोषण माध्यम में। किस में रखते हैं, पोषण माध्यम में।
तो जब पोषण माध्यम में रखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पोषण माध्यम है, इसमें छोटा सा उत्तक रखें, तो जब पोषण माध्यम में रखें तो धीरे धीरे देखते हैं कि छोटे छोटे पौधों का एक कॉलोनी तैयार होता है। कॉलोनी का मतलब एक गुच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं कैलस। अब कैलस में हम लोग क्या देते हैं, बहुत सारा, इसको हार्मोन माध्यम में रखते हैं। हार्मोन का मतलब एक रसायन जो इसके वृद्धि वगैरह में सहायक होता है, हार्मोन वाले माध्यम में रखते हैं। तो जब पोषण माध्यम में रखे तो कैलस बना, फिर उसको हार्मोन माध्यम में रखते हैं तो छोटा छोटा पौधा निकल जाता है, छोटा छोटा सा पौधा। इस छोटे छोटे पौधे को हम लोग पादपक बोलते हैं, ठीक है। अब ये पादपक को हम लोग अलग कर लेते हैं और अलग अलग, मान लीजिए गमला में ले लिए या अलग अलग पात्र में लेकर इसको लगा देते हैं, तो उससे छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो उत्तक संवर्धन कहलाता है, ठीक है ना। उत्तक संवर्धन किस किस में देखा जाता है, मतलब उत्तक संवर्धन से मुख्य रूप से कौन से पौधे उगाए जाते हैं, तो इसमें आपको दो पौधे का नाम ध्यान में रखना है, गुलदाउदी और शतावरी। गुलदाउदी उदाहरण यानी एग्जाम्पल, गुलदाउदी और शतावरी ETC इत्यादि। इन पौधों का जो है संवर्धन उत्तक संवर्धन के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पौधों में लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो पौधों का लैंगिक अंग क्या होता है, तो पुष्प होता है, आपको पता है, अभी हम आपको बताएं। तो सबसे पहले हम पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन किन पौधों में होगा, तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प होंगे, यानी पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट। कौन से पौधे, पुष्पीय पादप, है ना। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना को समझ लेते हैं, ताकि हमको समझ आए कि एक्चुअली यहाँ लैंगिक अंग होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुष्प बनाते हैं एक। ये बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पुष्प बना लेना है। अब देखो, ये पुष्प की पंखुड़ी होती है जो रंगीन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं, दल। और यहाँ पर पुष्प के नीचे ये हरा वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग है हरा वाला, तो ये जो पंखुड़ी होती है जो हरी हरी रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला ये जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं, थैलस। और पुष्प जिस भाग से तना से जुड़ा होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत, ठीक है। अब ये थैलस जो है, इसी में आंतरिक संरचना जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है, इस छोटी छोटी संरचना को हम लोग बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं, तो ये पूरा जो है वो अंडाशय हो जाएगा, और इसमें ये छोटा छोटा जो संरचना है ये हो जाएगा बीजांड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमारा इम्पॉर्टेंट जो भाग है, देखो ये ऊपर वाला इतना छोटा सा जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो भाग है डंटल वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। यहाँ ये जो भाग है, ये वाला, ये चारों जो भाग है, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसका जो डंटल वाला भाग है, इसको बोलते हैं पुतंतु या तंतु, ओके। तो इसमें देखो वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय और बीजांड, ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री
केसर, ठीक है। और इसमें परागकोश तंतु, परागकोश और तंतु जो है इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। यानी इस पुष्प के दो भाग होते हैं, एक होते हैं स्त्री वाला भाग, एक होते हैं पुरुष वाला भाग। यानी स्त्री भाग में क्या आता है, स्त्री केसर, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या, अंडाशय, बीजांड, है ना। बीजांड तो अंडाशय के अंदर है, तो अंडाशय तक हम लोग सीमित रह सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें पुरुष वाला भाग होता है परागकोश और तंतु, ठीक है। तो अब हमने देखा कि पुष्प तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ है। मतलब इसमें स्त्री केसर भी है और पुंकेसर भी है। तो इस तरह का पुष्प जिसमें स्त्री केसर यानी स्त्री भाग और पुरुष भाग दोनों एक ही पुष्प में हो, इस तरह के पुष्प को या इस तरह के पौधे को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पौधा। तो पौधे भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं द्विलिंगी और एक होते हैं एकलिंगी। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे द्विलिंगी, या इसी को उभयलिंगी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पुष्प की संरचना हो गई। ऐसे पौधों का नाम बताएं जो क्या होता है, एकलिंगी होता है, एकलिंगी। और ऐसे पौधे का नाम बताएं जो क्या होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो एकलिंगी में आपको ध्यान रखना है क्या क्या, पपीता, पपीता आपको ध्यान में रखना है, और तरबूज आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों कैसे होते हैं, एकलिंगी। और द्विलिंगी में आपको सरसों याद रखना है, सरसों जिसको गोटा बोलते हैं या राई बोला जाता है ना, सरसों हो गया। और एक आपको गुड़हल जिसको अरहुल भी बोलते हैं हम लोग, वो ध्यान में रखना है। तो ये दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे लैंगिक जनन होता है पुष्प के अंदर। तो एक्चुअली लैंगिक जनन के कुछ स्टेप होते हैं, उसको समझना होगा इसके पहले आपको। देखो, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन होता है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप का मतलब चरण, यानी पहले क्या होगा फिर क्या होगा। इसमें पहला होता है युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। थर्ड होता है युग्मक का मिलना। नेक्स्ट होता है भ्रूण का विकास। तो ये सारे लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें युग्मक एक वर्ड हमारे लिए नया आया और एक हमारा जो भ्रूण है वो नया आया। तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं युग्मक का। देखो, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें क्या होगा, गुणसूत्र होगा। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। तो कोशिका के अंदर जितना गुणसूत्र होगा, मान लीजिए गुणसूत्र है कितना, X। तो एक ऐसा कोशिका का निर्माण होना शरीर में जिसमें गुणसूत्र की संख्या शरीर की अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो, तो उस कोशिका को हम लोग युग्मक बोलते हैं। युग्मक और कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक कोशिका या जो भी जीव है जिसमें लैंगिक जनन होता है उसके शरीर में उत्पन्न होने वाला एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसीलिए युग्मक का निर्माण जो है वो हमेशा ही कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन क्यों पता है, ताकि गुणसूत्र आधा हो जाए, ठीक है। समसूत्री अगर होगा तो गुणसूत्र जितना है उतना ही रहेगा, तो इसीलिए कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहले गुणसूत्र बनता है। अब जो गुणसूत्र बनता है, ये गुणसूत्र एक बनेगा नर में जिसको नर गुणसूत्र बोलेंगे या नर युग्मक बोलेंगे, सॉरी युग्मक जो बनता है, और एक बनेगा मादा में जिसको मादा युग्मक बोलेंगे। अब ये दोनों युग्मक आपस में मिलता है तो उसको कहते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट, या हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज में आप कन्फ्यूजन में आ जाइएगा, इसलिए आपको जायगोट ध्यान में रखना है। या इसको गैमिट बोलते हैं इंग्लिश में युग्मक को, और उसको क्या बोलते हैं, जायगोट यानी युग्मनज। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ये जायगोट
क्या होता है, जब तक स्त्री के शरीर के अंदर होता है यानी स्त्री भाग के अंदर होता है तब तक इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण। फिर ये भ्रूण आगे चल के क्या करता है, पेड़ पौधों में बीज बनाता है और हमारे शरीर में शिशु का निर्माण करता है, यानी हमारा जो बच्चा होता है वो भ्रूण होता है पहले। जब तक वो माता के शरीर के अंदर है तब तक भ्रूण, तब न जब उसकी हत्या करवा देते हैं गर्भ में तो उसको भ्रूण हत्या बोला जाता है, शिशु हत्या नहीं बोला जाता है। जब तक वो शरीर के अंदर है क्या है, भ्रूण है, शरीर के बाहर निकलते ही वो शिशु कहलाता है। तो जब तक ये मादा शरीर यानी पौधों में भी अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूण बोलते हैं। फिर ये जब बाहर निकल जाता है तो पौधों में इसको बीज बोला जाता है। अभी पौधों के संदर्भ में बात हो रही है तो हम लोग पौधों को ही मानकर चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखो ये सारे होते हैं, तो देखो सबसे पहले युग्मक निर्माण हुआ किस विधि से, अर्धसूत्री विभाजन से। देन देखो युग्मक स्थानांतरण हुआ, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, इसको युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं। फिर युग्मक का मिलना हुआ, युग्मक के मिलने से जायगोट बनता है। युग्मक का मिलना जो होता है वो निषेचन कहलाता है। देखो पेड़ पौधों के संदर्भ में बात करते हैं, पेड़ पौधों में युग्मक निर्माण हम आपको समझा देंगे। युग्मक का स्थानांतरण जो होता है ये परागण कहलाता है। पेड़ पौधों में क्या कहलाता है, परागण। और देखो पेड़ पौधों में दो तरह के युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक जिसको अंड बोलते हैं, एक नर युग्मक जिसको परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण। एक्चुअली परागकण के अंदर दो नर युग्मक होते हैं। तो परागकण आप मानकर चलिए जो क्या है, नर युग्मक है, नर लिख देते हैं। और अंड कोशिका जो है वो मादा युग्मक होता है पेड़ पौधों में। तो दो तरह के युग्मक बनेंगे, ठीक है। अब नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से मिलने के लिए क्या करेगा, देखिए यहाँ आपको समझाते हैं। देखो ये क्या था, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो अंडाशय में बनता है अंड कोशिका, ठीक है। और ये हो गया आपका इस बार वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, यानी ये स्त्री भाग है। और वहीं पर इसी से जुड़ा हुआ जो होता है यहाँ पर ये हो गया तंतु और ये हो गया परागकोश, ये होता है अपना नर भाग। तो परागकोश में बनता है क्या, तो परागकण, जो कि क्या है, परागकण, जो कि क्या है, नर युग्मक। तो ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। ये नर युग्मक यानी परागकण का कहाँ से, परागकोश से होकर, यानी परागकण का कहाँ तक पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण यानी परागण। तो परागण समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर परागकण आता है, फिर परागकण से पराग नलिका बनती है और पराग नलिका में ही इसके जो दो नर युग्मक थे वो नीचे आते हैं और आकर के बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका है उसमें उससे आकर मिल जाते हैं। तो उसका मिलना क्या कहलाता है, युग्मक का मिलना, जिसको कि निषेचन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, निषेचन। अभी हम आपको ये सारा टर्म लिखा भी देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन बोलते हैं। और जब निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, अंड, ये यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण। और क्या होता है, बीजांड जो है हमारा, बीजांड वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय हमारा फल में बदल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अभी लिखा देते हैं। तो निषेचन हो गया। उसके बाद जो ये भ्रूण है ये क्या करता है, बीज के रूप में सुरक्षित रहता है। और फिर इस बीज को आपको पता है जब इसकी बुआई करते हैं तो इसमें अंकुरन होता है और इससे नए पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ भाग ले रहा है, स्त्री भाग और पुरुष भाग, इसलिए इसको लैंगिक जनन भी बोला जाता है। तो पुष्प में लैंगिक जनन किस में होता है, तो फूल के अंदर, सॉरी पौधों में कहाँ होता है, तो पुष्प यानी फूल के अंदर होता है। तो उसी को अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, पौधों में युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण में आपको क्या ध्यान में रखना है, पौधों के लिए जो पौधों का नर युग्मक है, युग्मक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण, परागकण। और जो पौधे का मादा युग्मक है, मादा युग्मक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, अंड कोशिका। ओके। अब देखो परागकण का निर्माण होता है कहाँ पर, परागकोश में। कहाँ होता है, परागकोश में। और अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, अंडाशय में। तो देखो यहाँ तक हो गया।
तो युग्मक निर्माण में हम लोग क्या कहेंगे, नर युग्मक का निर्माण किस में होता है, तो यानी परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में। और किस विधि से होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब आप समझ रहे हैं ना, ताकि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाए, है ना। फिर अंडाशय में क्या होगा, अंड कोशिका का निर्माण, ये भी अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखो ये युग्मक बन गया। अब हम लोग समझते हैं युग्मक के स्थानांतरण के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है स्टेप वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। तो पेड़ पौधों में जो युग्मक का स्थानांतरण है वो परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन। तो जैसे तो परागन क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। ठीक है ना। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। अब परागन जो होता है वो दो तरह का होता है। परागन कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। सबसे पहले आप समझिए स्वपरागन क्या होता है। देखो जब एक ही पौधा है, ठीक है, जब क्या है, एक ही पौधा है, एक ही पौधा का एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प में जब परागन की क्रिया होती है। मान लीजिए इस पौधे में क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, देखिए ये आपका वर्तिकाग्र है, ये क्या है, परागकोश। तो परागकोश से इसी वर्तिकाग्र पर अगर परागकण आ रहा है या इस परागकोश से परागकण निकलकर इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, तो इस तरह की घटना हमारा स्वपरागन कहलाता है। वहीं पर परागन की बात करें तो दोनों पौधा ही अलग होगा। एक पौधा ये मान लीजिए, दूसरा पौधा है, तो इस पौधे के परागकोश से जो परागकण निकलेंगे वो अगर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है तो इस तरह की घटना पर परागन कहलाता है। तो स्वपरागन जो होता है मुख्य रूप से वायु द्वारा हो जाता है, क्योंकि अपने पौधा में तो तुरंत हो जा रहा है। इसमें कुछ पौधे भी, इसमें जो होता है वायु के माध्यम से तो उड़कर आता ही है, साथ ही कुछ कीट पतंगों के माध्यम से ही, चमगादड़ के माध्यम से, या पानी में अगर पुष्प है तो पानी के माध्यम से आता है। तो पर परागन में ये सारे क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं जो परागन की घटना को पूर्ण करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो क्या हो जाएंगे, इसके प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं युग्मक स्थानांतरण के बाद युग्मक का मिलना यानी निषेचन के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, निषेचन के बारे में, यानी युग्मक का मिलना। तो क्या कहेंगे, कहेंगे परागकण के नर युग्मक और अंड कोशिका के मिलने की घटना, मिलने की घटना जो है वो निषेचन कहलाता है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, देखो पेड़ पौधों में निषेचन कैसे होता है, यहाँ से परागकण निकलते हैं और किसी माध्यम से वो कहाँ पहुँचते हैं, पराग कोश पर पहुँचते हैं, सॉरी वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये क्या हो गए, परागकण। तो परागकण जब क्या होता है, देखिए ये क्या है, पुष्प का वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर जब परागकण पहुँचता है तो वर्तिकाग्र कुछ रसायन स्रावित करती है। क्या करती है, कुछ रसायन। ये रसायन क्या करता है, परागकण से एक नली बनाती है, जिसको पराग नली कहते हैं। पराग नली। अब ये पराग नली जो बनती है
ये पराग नली आगे बढ़ती रहती है और इसी पराग नली में नर युग्मक क्या होता है, अंडाशय में प्रवेश करता है। फिर अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में होता है हमारा अंड कोशिका। ठीक है, तो ये पराग नली का निर्माण कैसे होता है, तो वर्तिकाग्र एक रसायन स्रावित करता है जिसके कारण पराग कण से पराग नली का निर्माण होता है। फिर ये पराग नली जो है, पराग नली का जो शीर्ष भाग होता है यानी शीर्ष यानी सिरा जो होता है अगला, ये कुछ क्या करता है, पदार्थ स्रावित करता है। ये कुछ पदार्थ स्रावित करता है जो क्या करता है, पराग, ये जो हमारा वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र की कोशिका या कहें जो वर्तिका है इसकी कोशिका को नष्ट करता है। तो जैसे जैसे नीचे नर युग्मक आते जाएगा, मान लीजिए यहाँ नर युग्मक आ गया तो यहाँ तक को क्या करेगा, वो मतलब गला देता है। जो कि मतलब देखिए वर्तिकाग्र जो रसायन स्रावित किया उससे पराग नली बना और पराग नली के सिरे जो स्रावित कर रहे हैं वो वर्तिकाग्र को ही, वर्तिकाग्र के उत्तक को ही गला देता है। तो जब तक ये यहाँ पहुँचता है तो ऊपर का जो वर्तिकाग्र तक का हिस्सा होता है वो गल चुका होता है। फिर यहाँ पर आता है और यहाँ पर बीजांड के अंदर होता है, अंडाशय में होता है बीजांड, बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में होता है कौन, तो अंड कोशिका उससे मिल जाता है और यही घटना हमारा निषेचन कहलाता है। अब उससे मिल जाता है तो हमारा जो अंडाशय होता है वो फल में और बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। तो पूछता है निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदलता है, तो फल में और बीजांड बीज में बदल जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हो गया क्या, अब देखो इसके बाद क्या होगा, बीजांड बीज में बदल गया, बीज के अंदर वो भ्रूण सुरक्षित रहता है और क्या होता है, ये बीज हो गया, बीज, और जब बीज का क्या होता है, अंकुरन होता है, यानी बीज की जब बुआई होती है तो ये अंकुरित होता है। तो जैसे ये बीज हो गया तो इसमें अंकुर, अंकुर का मतलब बीज से अंगुली के तरह जो संरचना निकलता है उसको अंकुर कहते हैं और बीज से अंकुर का निकलना अंकुरन कहलाता है। अब अंकुर का एक हिस्सा नीचे मिट्टी में जाता है और एक हिस्सा मिट्टी से ऊपर भागता है। जो मिट्टी से ऊपर जाता है, जो मिट्टी की ओर जाता है उसको मूलांकुर कहते हैं, मूलांकुर, और जो मिट्टी के ऊपर जाता है उसको परांकुर बोलते हैं, परांकुर। तो परांकुर से क्या होता है, तना का निर्माण होता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और बाकी जो भाग बच जाता है इसको बीज पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीज पत्र। तो इस तरह से एक बीज से एक पौधे क्या करते हैं, पौधों में लैंगिक जनन से नए पौधे का निर्माण होता है। ओके प्यारे मित्रों, तो अब हम लोग समझते हैं मनुष्य के अंदर किस तरह से जनन की प्रक्रिया होती है। ये पौधों में हम लोग समझ लिए, पौधों में अलैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। अलैंगिक में कायिक प्रवर्धन और उत्तक संवर्धन पढ़े और लैंगिक में ये अभी जो हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग मनुष्य में जनन की बात करते हैं, मनुष्य में जनन। तो आपको पता है मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। अब जीवों की बात करें तो जीव भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी। जैसे मनुष्य हो गया, जैसे कुत्ता वगैरह हो गया, मनुष्य, कुत्ता, ये सब क्या होता है, एक लिंगी होता है, गाय भैंस जो भी है। और द्विलिंगी में आपको ध्यान में रखना है केंचुआ और जो हमारा कृमि होता है पेट के अंदर जो होता है कृमि, ये सब क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ये बार बार पूछता है कि केंचुआ द्विलिंगी है कि एक लिंगी, तो इसको ध्यान में रखना है। तो मनुष्य हमारा एक लिंगी प्राणी है। अब मनुष्य के अंदर जो जनन की घटना होती है वो किस में होती है, जनन तंत्र के अंतर्गत होती है, जनन तंत्र के अंतर्गत। अब जनन तंत्र में क्या क्या आते हैं, तो जनन तंत्र में जननांग यानी जनन अंग होते हैं, दूसरा सहायक अंग होते हैं, सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग होते हैं, और थर्ड सहायक ग्रंथि होती है कुछ जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जो जनन में भाग लेती है, यानी सहायक ग्रंथि। ठीक है ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मनुष्य दो तरह के होते हैं, नर और मादा, यानी पुरुष और स्त्री। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के जनन तंत्र की बात करते हैं। क्या ध्यान में रखना है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। अरे ध्यान में क्या रखना है, आपको पता ही है। देखो जनन की घटना एक्चुअली शुरू कब होती है, एक तरह का
देखो हमारे बॉडी में एक चेंजेस होता है जिसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था को पहले हम आपको समझाते हैं। मनुष्य के अंदर लगभग 12 साल में ऐसा देखा गया है कि लगभग 12 साल जब हो जाता है तो चाहे लड़की हो या लड़का, उसके शरीर में कुछ अंतर देखने को मिलती है। यानी बालिका, हर्षिकार होगा आप कर लीजिएगा, और बालिका और बालक के शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलती है। ये जो परिवर्तन है शरीर के जिस अवस्था में होता है उसको हम लोग किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, महिलाओं में पहले देखिए क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले उनके स्तन में उभार आने लगता है, यानी स्तन की आकृति बढ़ने लगती है। छाती, स्तन में उभार आ जाता है। त्वचा तेलिया हो जाता है। त्वचा कैसा हो जाता है, तेलिया। इसलिए लड़की को कम ठंडा लगता है, लड़का को ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो त्वचा, स्तन में उभार, त्वचा तेलिया हो जाता है। जननांगों के समीप बाल आने लगते हैं। हमारे नाभि और जांघ के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ बाल आने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जननांगों के समीप बाल आने लगता है। नेक्स्ट, आवाज़ जो है वो पतली होने लगती है। आवाज़ पतली होने लगता है किस में, महिलाओं में ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है कि महिलाओं में मासिक चक्र होने लगता है। मासिक, जिसको मेंस बोलते हैं, मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है। तो ये सब जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं महिलाओं में क्या आ गया है, किशोरावस्था, जो कि लगभग 12 वर्ष में देखा गया है। अब पुरुषों के अंदर भी कुछ परिवर्तन, जैसे दाढ़ी और मूंछ आने लगता है। दाढ़ी और मूंछ आने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हमारा छाती जो है, सीना यानी शरीर में कठोरता आ जाती है। पूरे शरीर एक बात कर लेते हैं, कठोरता आ जाती है शरीर में। आवाज़ भारी होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, हमारे भी जननांगों के समीप बाल आने लगते हैं। जननांगों के समीप क्या आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। और लड़कों में एक तरह की घटना स्वप्न दोष नाम की चीज़ जो है, स्वप्न दोष, ये आने लगता है। यानी स्त्रियों के प्रति वो अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। तो इस तरह की जो घटना है ये सब किसके कारण होता है, किशोरावस्था आने के कारण होता है। तो जनन की जब भी घटना होगी तो वो किशोरावस्था के बाद ही होगी। तो अब हम लोग समझते हैं पुरुष के जनन तंत्र के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र, ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आप देखिए पुरुषों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुरुषों का जो तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, पुरुष जनन तंत्र। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला ये जो भाग है इसको शिश्न बोलते हैं, जिसको पेनिस बोला जाता है। शिश्न हो गया ये। और ये क्या होता है, शिश्न मुंड, शिश्न मुंड। ओके, अब शिश्न मुंड के बीच का जो ये भाग है जिससे मूत्र और वीर्य दोनों बाहर आता है, यानी शुक्राणु और जो है मूत्र दोनों बाहर आता है, इसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। और ये मूत्र नलिका हो गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये जो है शरीर के बाहर का एक खोला जैसा जो रहता है, इसको बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश। अब वृषण कोश के अंदर एक दो होता है वृषण, वृषण होता है। दोनों वृषण से नलिका निकली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी।
ठीक है। अब यहाँ पर शुक्रवाहिनी में 2 ग्रंथि लगी होती है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय। और ये होता है अपना मूत्राशय। मूत्राशय के नीचे ये जो ग्रंथि है, ये एक जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि। फिर पुरस्थ ग्रंथि के नीचे भी एक और ग्रंथि होती है जिसको कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। कॉपर ग्रंथि। यही हमारा जो है मानव जनन तंत्र का पूरा संरचना हो जाता है। तो मानव जनन संरचना में क्या आता है? मानव जनन तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? देखो, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कि क्या है? वृषण। वृषण के अंदर ही हमारा नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका? नर युग्मक का। और मानव में नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। वृषण कहाँ रहता है? तो वृषण कोश में। वृषण कोश हमारे शरीर के बाहर रहता है। हमारे शरीर के बाहर इसलिए रहता है ताकि वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो सके, क्योंकि कम तापमान में ही शुक्राणु जो है वो जीवित रह सकता है, अन्यथा शुक्राणु निष्क्रिय या नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे शरीर के बाहर रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये होता है हमारा शिशन, जो कि मैथुन क्रिया में भाग लेता है। मैथुन क्रिया आई होप आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से शुक्राणु को हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैथुन, यानी जिसको सेक्स भी बोला जाता है आम भाषा में। तो सेक्स में भाग कौन सा लेता है? तो शिशन भाग लेता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी के माध्यम से ही शुक्राणु क्या करते हैं? वृषण से बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद होता है शुक्राशय। शुक्राशय की संख्या 2 होती है। शुक्राशय से एक द्रव निकलता है जो शुक्राणु में एक विशेष गंध देता है। शुक्राणु में एक क्या देता है? विशेष गंध देता है। विशेष गंध किसके कारण? तो शुक्राशय से जो स्राव निकलते हैं उसके कारण। अब देखो, यहाँ पर एक है हमारा पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि से भी कुछ द्रव निकलता है और ये द्रव जो होता है स्नेहक का काम करता है। स्नेहक का मतलब हम आपको समझाते हैं। स्नेहक का मतलब होता है जब मैथुन क्रिया होती है उस समय पुरस्थ ग्रंथि से एक द्रव निकलता है जो हमारे इंटरकोर्स की जो प्रक्रिया है, जो मैथुन की क्रिया है, उसको आसान बनाता है। यानी इससे जो द्रव निकलता है वो क्या करता है? घर्षण को कम करता है, क्योंकि ये तेलिया टाइप का होता है जो हमारे बीच जो मतलब जो घर्षण की क्रिया होती है उस समय उस घर्षण की क्रिया को कम करने का काम करता है। कौन करता है? तो पुरस्थ ग्रंथि एक स्नेहक नाम का द्रव, जो द्रव होता है वो स्नेहक क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट हमारा है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि से एक तरह का क्षारीय द्रव निकलता है। क्या निकलता है? क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव जो निकलता है यही जो होता है मतलब हम जब देखेंगे तो योनि जो होता है, फीमेल बॉडी का योनि जिसमें मैथुन की क्रिया होती है, वो योनि जो होता है वो अम्लीय प्रभाव में होता है। तो योनि की अम्लीय को नष्ट करता है। तो योनि की अम्लीय को कौन नष्ट करेगा? तो कॉपर ग्रंथि से जो हमारा क्षारीय द्रव निकलता है। अम्लीय को नष्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अम्लीय होगा तो वृषण नष्ट हो जाएगा, सॉरी शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। और अगर शुक्राणु ही नष्ट हो गया, नर युग्मक ही नष्ट हो गया, तो नेक्स्ट आगे का जो प्रोसेस होता है लैंगिक जनन में निषेचन, वो नहीं होगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो फीमेल बॉडी के अंदर जो है नया जीव का मतलब जो भ्रूण होता है उसका निर्माण नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये सब इसके क्या हो गए? कार्य हो गए। तो इसको आई होप आप एक बार देख लीजिएगा और समझ सकते हैं, बाकी आप किताब में डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत लज्जा के भाव आती है तो इसीलिए हम लोग टीचर से उतना अच्छा से पूछ नहीं सकते हैं, तो वीडियो में तो इसको देख सकते हैं। अब देखो, मूत्र मार्ग एक ऐसा है जिससे मूत्र भी निकलता है और इसी से शुक्राणु भी शरीर के बाहर आता है। फीमेल बॉडी में ये अलग अलग होता है, जबकि मेल बॉडी में एक ही मार्ग होता है जिससे मूत्र और शुक्राणु दोनों शरीर के बाहर आते हैं। शुक्राणु हमारा नर युग्मक होता है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
ओके, तो ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या है, तो देखो ये 1 और 2, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये जो होता है ये होता है हमारा अंडवाहिनी, या जिसको इंग्लिश में फाइलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये होता है अपना अंडवाहिनी। ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय, या जिसको सिंपल गर्भ भी बोलते हैं हम लोग। गर्भाशय का निचला भाग देखिए थोड़ा सा संकरा हुआ है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो हमारा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा या सर्विक्स, यानी ग्रीवा हो जाता है। ग्रीवा के नीचे वाला ये जो नलिका रूपी भाग है इसको हम लोग योनि बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें ये अंडाशय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर मादा युग्मक का नाम अंडाणु होता है। तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। अब ये अंडाणु जो है शुक्रवाहिनी के अंडवाहिनी के माध्यम से कहाँ आते हैं? गर्भाशय में। गर्भाशय की संख्या 1 होती है। गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। गर्भाशय की सबसे आंतरिक भित्ति जो है इसको बोला जाता है एंड्रोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होता है? गर्भाशय की आंतरिक भित्ति। अब उसके बाद ये संकरी होती है जो कि ग्रीवा कहलाती है। ग्रीवा के नीचे का क्षेत्र योनि कहलाता है। इसका जो द्वार होता है जो शरीर के बाहर खुलता है इसको हम लोग वल्वा बोलते हैं। वल्वा जो होता है प्रारंभ में एक झिल्ली से ढकी होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं। फर्स्ट मैथुन में ये हाइमेन नाम की झिल्ली जो होती है ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण ब्लड भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की घटना जो है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, जो कि हमारा मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ये क्या है? मादा जनन तंत्र है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि मनुष्य में किस तरह से जनन की क्रिया होती है। अब देखो, तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा? युग्मक जनन। अब युग्मक जनन में पुरुष के शरीर में क्या बनेगा? नर युग्मक, और मादा के शरीर में मादा युग्मक। मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु, और नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु। इसको स्पर्म और इसको ओवम बोलते हैं। अब देखो इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु का बनना क्या है? मादा युग्मक का निर्माण, और वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का बनना क्या है? मतलब नर युग्मक जनन, है ना। जनन का मतलब हम आपको बताए निर्माण, और युग्मक जनन है तो युग्मक का निर्माण। तो इस प्रकार से होता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है युग्मक स्थानांतरण, या जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो देखिए पुरुष के शरीर में निषेचन की घटना किस प्रकार होती है। तो एक क्रिया होती है मैथुन, जो कि हम आपको बताएं। मैथुन क्रिया में पुरुष की ओर से शिश्न भाग लेता है, और मादा की ओर से योनि नाम की नलिका जो होती है वो भाग लेती है। तो मैथुन क्रिया जब होती है तो इसमें क्या होता है? पुरुष शुक्राणु को या स्पर्म को मादा शरीर की योनि में क्या करते हैं? प्रविष्ट करा देते हैं। तो आप देखो ये शुक्राणु कैसे मादा शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया करेगा, उसको समझते हैं। तो देखिए, तो मैथुन क्रिया के फलस्वरूप जो होता है शुक्राणु वो कहाँ पर? योनि में प्रवेश कर जाता है। अब योनि होते हुए वो क्या करता है? इधर की ओर दोनों फैलोपियन ट्यूब और ऊपर की ओर, यानी सभी दिशाओं में वो आगे बढ़ने लगता है। उसी स्थिति में क्या होता है? अंडाशय जो होता है वो अंडाणु को क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में छोड़ देता है। अंडाणु का जो होता है अंडाशय से बाहर निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग।
तो अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्ग। अब अंडाणु यहीं पर आता है और ये जो हमारा अंडवाहिनी है उसके एक भाग में इसको एम्पुलरी एस्थोमस जंक्शन बोलते हैं, जो कि क्लास 12th में आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो होता है अंडवाहिनी में ही वो वेट करते रहता है कि शुक्राणु आए। फिर शुक्राणु क्या होता है, इधर से आता है और यहाँ पर निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में ही होती है। कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं और हमने बताया ये दोनों मिल जाएंगे। तो देखो पहले तो क्या था, ये अयुग्मित था। अयुग्मित का मतलब होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी थी, लेकिन आधा गुणसूत्र किससे आया, अंडाणु से, और आधा गुणसूत्र किससे आया, शुक्राणु से। तो आधा आधा मिलके द्विगुणित हो गया। तो हमारा जो ये कोशिका बनता है, जो द्विगुणित कोशिका बनता है, द्विगुणित अंडाणु और शुक्राणु या जो भी युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और उनसे मिलकर जो कोशिका बनता है वो द्विगुणित होता है, जिसको युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज, या हिंदी ये इंग्लिश में इसको जायगोट बोलते हैं। तो देखो यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से क्या जायगोट बन गया। अब ये जायगोट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और एंड्रोमेटेरियम से आकर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और एंड्रोमेटेरियम से जब ये जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तब तक इन्हें भ्रूण कहते हैं जब तक इनसे एक जीव की उत्पत्ति नहीं हो जाए, और यही जो जीव बनता है वो योनि के माध्यम से क्या आता है, शरीर से बाहर निकलता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिशु। शिशु का जो होता है बाहर निकलना हमारा प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। तो देखो इस तरह की घटना होती है। और पूछेगा निषेचन क्रिया मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होता है। ये तो हो गई क्या निषेचन की बात। अब ये ज़रूरी नहीं कि जब भी क्या हो, इंटरकोर्स या मैथुन क्रिया हो, तो मैथुन क्रिया से मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिल ही जाए। एक्चुअली देखिए होता ये है, होता ये है कि जो अंडाणु है वो अंडवाहिनी में क्या करता है, जैसे ये अंडवाहिनी है तो अंडवाहिनी में अंडाणु 36 घंटा 36 आवर्स जो है वो वेट करते रहता है। और शुक्राणु जो होता है हमारा शुक्राणु वो 24 घंटा ही यानी 24 आवर्स ही एक्टिव रह पाता है। अगर देखो शुक्राणु जब शरीर से बाहर निकला और 24 घंटा हो गया और ये अंडाणु से नहीं मिल पाया, या मान लीजिए अंडाणु बाहर निकला और क्या हुआ 36 घंटा इसका पूरा हो गया और इसको शुक्राणु नहीं मिल पाया, तो उस स्थिति में क्या होता है, देखिए उस स्थिति में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक तरह की घटना देखी जाती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र। तो अब हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मासिक चक्र। तो मासिक चक्र होने की घटना कब होती है, जब अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाते हैं। तो मान लीजिए अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आया और ये किसी कारणवश शुक्राणु से नहीं मिल पाया, क्योंकि मैथुन क्रिया नहीं होगी तो कैसे मिलेगा। जब ये नहीं मिलता है तो ये 36 घंटा के बाद क्या होता है, ख़राब हो जाता है, और जब ये ख़राब हो जाता है तो इसके साथ ये बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो हमारे गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम, हिंदी में भी लिख देते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम नाम की ये जो झिल्ली होती है ये भी क्या होती है, टूट जाती है, और ये हमारा जो खराब अंडाणु होता है, और ये क्या, जो ये झिल्ली टूटती है तो इसके साथ साथ ब्लड और ये टूटी हुई झिल्ली ये सब योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसको कि साधारणतः हम लोग मेंस बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। यही शरीर के बाहर निकलता है, और यह प्रत्येक क्या होता है, 28 दिन पर होते रहता है। देखो प्रत्येक 28 दिन पर एक अंडाणु से
मतलब एक अंडाशय से अंडाणु एक बार इस अंडवाहिनी में निकला तो नेक्स्ट 28वां दिन क्या करेगा, इससे निकलेगा। तो अल्टरनेट मंथ में एक एक अंडाणु निकलते रहता है। अब इसकी अगर निषेचन हो गई तो फिर वो जायगोट बनेगा और आके क्या एंड्रोमेट्रियम से जुड़कर भ्रूण बनाएगा और फिर भ्रूण का 9 महीने 5 दिन के बाद या लगभग 9 महीने के बाद प्रसव हो जाता है। और अगर ऐसी क्रिया नहीं हुई तो अंडाणु 36 घंटा के बाद खराब हो जाता है, जो क्या करता है, टूटी हुई एंड्रोमेट्रियम और ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकलता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये मतलब कितना दिन तक निकलते रहता है, तो साधारणतः 3 से 5 दिन तक 3 to 5 डेज़ क्या होता है, मेंस की घटना होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा मासिक चक्र की बात हो गई। ये कितने दिनों पर होता है, तो लगभग 28 दिनों पर, यानी एक महीना मान लीजिए इस महीने में 3 से 5 दिन स्राव हुआ, फिर नेक्स्ट महीने में उसी डेट को या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करता है फीमेल बॉडी कैसा परिपक्व है या नहीं है, शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी है ना, तो इस सब पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट महीने के फिर जब वो डेट आएंगे तो 3 to 5 डेज़ फिर होगा, फिर नेक्स्ट महीने में। इसी तरह से ये प्रत्येक माह लगभग देखा गया है 28 दिन के अंतराल पर होता है। इसे हम लोग मासिक चक्र बोलते हैं। अब हम लोग जनन से संबंधित कुछ रोग के बारे में समझते हैं, फिर हम कैसे उनसे बच सकते हैं, यानी जनसंख्या का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, उसको देखते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य, तो इसमें हमको पढ़ना होता है एसटीडी के बारे में। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसा डिजीज़ यानी ऐसा रोग जो यौन संबंध से फैलता है। यौन संबंध का मतलब मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया करने से जब एक शरीर से दूसरे शरीर में एक बीमारी फैलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं। एक तो ऐसा रोग हो गया, या उस तरह का रोग जो हमारे जननांगों में होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि जो जननांगों में होगा वही यौन संबंध के माध्यम से फैलेगा। तो इसके लिए कुछ जीवाणु यानी कुछ बैक्टीरिया, कुछ कवक है ना, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं, उसको आपको एक बार देख लेना है। एक्चुअली इससे बचाव की एक घटना, जैसे देखो ये रोग होता कैसे है, तो गलत संबंध से हो जाता है। मान लीजिए किसी को क्या रोग है और आप उसके साथ संबंध बना रहे हैं तो आपके साथ हो सकता है। या अगर हमारा जो जननांग है उसकी साफ़ सफाई सही से नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी इस तरह की बीमारी संक्रमित जीवाणुओं के कारण हो सकती है। या मान लीजिए हम लोग जब मेंस होता है फीमेल बॉडी के अंदर और वो गंदे कपड़े का उपयोग कर लेती है उसमें, तो इस तरह की घटनाओं से भी जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है। तो उसके कारण में आप लिख लेंगे मासिक चक्र के समय गंदे कपड़ों का उपयोग, या किसी कारणवश एक से ज़्यादा आदमी के साथ संबंध बनाने से जो रोग होता है, या फिर किसी के साथ रोग है और क्या होता है उसके साथ आप संबंध बनाते हैं तो आपके साथ होता है। तो इस तरह की घटनाओं को आपको देख लेना है। नेक्स्ट, अब इससे बचने का उपाय क्या हो जाएगा, तो बस वही करना है। अगर आप ज़्यादा से संबंध बना रहे हैं तो प्रिकॉशन का उपयोग कीजिए, यानी अवरोधक का उपयोग कीजिए, या फिर अगर मेंस हो रहा है तो आप अच्छे कपड़ों का उपयोग कीजिए ताकि आपको संक्रमण ना हो और आपको बीमारी ना हो। तो इस तरह की घटनाओं को आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कुछ यौन संचारित रोग यानी एसटीडी के बारे में, जिसको लैंगिक जनन संचारित रोग हिंदी में बोलते हैं। तो एसटीडी ऐसा जो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण जो होता है, जिसको बैक्टीरियल भी बोल लीजिए, और जो वायरल का मतलब जो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं प्रोटोजोआ के कारण जो होता है। प्रोटोजोअल, तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है वो होता है सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, यूरेथ्राटिस और सर्वी यूरेथ्राइटिस।
यूरेथ्राटिस और सर्विसाइटिस, सर्विटाइटिस। तो ये जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसके लक्षण हम आपको बता देते हैं। और वायरस से होने वाले जो होते हैं सर्विक्स कैंसर, एड्स, हर्पिस, ये सभी वायरस के कारण होते हैं। और प्रोटोजोआ के कारण होता है ट्राइकोमोनिएसिस, एक्चुअली ट्राइकोमोनिएसिस नाम का जो रोग होता है ये मादा शरीर के जो जननांग हैं, मादा जनन नलिका है, मादा के जनन या मूत्र जनन नलिका में होता है। किस में होता है? प्रोटोजोअल नाम का ट्राइकोमोनिएसिस तो फीमेल बॉडी में होता है। बाकी ये जो रोग हैं इसके लक्षण आपको साधारणतः क्या याद रखना है, इन रोगों में क्या होता है, छोटा छोटा सा फुंसी टाइप का हो जाता है और वो बार बार फूटेगा और उससे ब्लड निकलेगा, और साथ ही वहाँ पर खुजली अत्यधिक होती है जो कि हमारे जननांगों को ऐसा लगता है कि सड़ रहा है। इस तरह के जो होते हैं इसके लक्षण होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये अगर फैल गए तो आपके शरीर में ये आपके शरीर की जो होती है बनावट को भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरे शरीर में भी फैलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, और ये हमारे टॉपिक का ये हमारे चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक विधि के बारे में। तो जैसा कि आपको पता, देखो अभी जैसे मेंस जो होता है वो 3 से 5 दिन तक होता है, तो मेंस के शुरू होने से लेकर उसके 10वें और 17वें दिन, इस दिन में क्या होता है, देखो निषेचन होने का डर कब रहेगा, जब अंडाणु कहाँ पर रहेगा, फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। तो जब मेंस होता है तो वो खराब अंडाणु बाहर निकल जाता है, फिर अंडाणु के बनने में 14 दिन लगता है लगभग। तो 14 दिन लगता है, फिर वो बन जाता है। देखो 14 दिन लगेगा तो वो बनेगा, और जब बनेगा तब ना वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और फिर कहाँ यहाँ पर वेट करेगा शुक्राणु का। ऐसी स्थिति में अगर हम मैथुन क्रिया करते हैं तो वो क्या निषेचन होने का चांस रहेगा और भ्रूण के निर्माण की आशंका रहेगी। पर मैथुन क्रिया के देखिए जो हमारा मेंस होता है, मेंस के शुरू होने के 10वें और 17वें दिन के अंतराल में अगर हम क्या करते हैं, ये मैथुन क्रिया करते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है कि निषेचन होने की संभावना कम होती है, और उस स्थिति को हम लोग सेफ जोन बोलते हैं। पहला तो ये हो गया कि मासिक चक्र के 10 से 17वां दिन के बीच मैथुन क्रिया करना। और दूसरा, जब क्या होता है, जैसे प्रसव हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पीना होता है। तो जब तक वो क्या करती है, स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने तक के अंतराल को ऐसा देखा गया है कि उस स्थिति में मेंस नहीं होता है, क्योंकि उस स्थिति में अंडाणु जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है, यानी अंडवाहिनी में नहीं आता है। तो उस स्थिति में भी अगर आप क्या करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, तो उससे बच्चे जन्म लेने की जो आपकी आशंका है वो नहीं होगी। तो क्या कहेंगे, बच्चे के जन्म से 6 महीने तक, 6 माह के बीच अगर हम करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक विधि। इसमें हम किसी भी तरह के उपकरण का उपयोग नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे एक कंडोम वगैरह जो होता है उसका उपयोग करना, ये सब आंतरिक विधि में आता है। जैसे कॉपर टी, ये जैसे फीमेल का क्या है, जनन अंग है, तो उसमें इस तरह की एक नलिका लगी रहती है, देखो टी के आकार की है, इसी को कॉपर टी बोलते हैं। तो कॉपर टी फीमेल में लगता है, और कंडोम मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। लूप एक तरह का कंडोम ही है।
तो इस तरह के चीज़ों का जब हम लोग उपयोग करते हैं, तो जैसे कंडोम लगाकर अगर हम मैथुन क्रिया कर रहे हैं तो शुक्राणु क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाता है, तो हमारा जो खतरा है निषेचन का वो नहीं होता है। तो ये होता है प्राकृतिक से अच्छा, क्योंकि प्राकृतिक में ये देखो अब मेंस की जो दिन है वो फिक्स नहीं होता है, तो 10वां या 17वां आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो प्राकृतिक विधि में रहता है। मान लीजिए अगर निषेचन हो गया तो क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा फीमेल बॉडी में, लेकिन यांत्रिक विधि में थोड़ा कम डर रहता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सर्जिकल विधि, जिसको कि आम भाषा में नसबंदी भी बोलते हैं। क्या, नसबंदी भी। एक्चुअली नसबंदी में क्या होता है, जैसे देखो मेल का शरीर है तो ये क्या होता है, वृषण होता है, और वृषण से निकलता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखो वृषण में बनता है शुक्राणु, तो शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से ही ना आता है। तो अगर शुक्रवाहिनी को क्या किए, मेल में काट दिए, और काट कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, तो इस तरह की घटना पुरुष नसबंदी कहलाता है। वहीं फीमेल की बात करें तो जो फीमेल का क्या है, देखो फीमेल में भी अंडाशय में बनेगा और आता है कहाँ पर, अंडवाहिनी में। तो अंडवाहिनी को, दोनों जो अंडवाहिनी होता है उसको काट कर बांध दिए, तो इस तरह की घटना क्या कहलाती है, महिला नसबंदी। तो यह एक तरह का सर्जिकल है, यानी ऑपरेशन करके इस तरह की मतलब सर्जिकल विधि को अपनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम लोग कुछ गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। निरोधक गोलियां यानी पिल्स। कुछ ऐसी गोलियां होती है जिसको अगर फीमेल खाती है तो उसका मेंस कुछ दिन के लिए रुक जाता है, यानी उनके शरीर में जो होता है शुक्राणु की निर्माण की विधि, अंडाणु के निर्माण की विधि स्थगित हो जाती है। नेक्स्ट इसी में आता है जैसे क्रीम जो होता है, ये आंतरिक विधि में नहीं आएगा। इसी में हम लोग जैसे क्रीम कुछ ले लिए, तो क्रीम भी क्या करता है, एक रासायन पदार्थ है। ये क्या करता है, फीमेल के बॉडी में जो होता है शुक्राणु को जाते ही नष्ट कर देता है। गर्भ निरोधक उस फीमेल के बॉडी में अंडाणु को बनने ही नहीं देता है। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत एक परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी क्या है, सामाजिक जागरूकता की विधि है, जिसमें एक नारा लगाया जाता है, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो के नारे लगाए जाते हैं। साथ ही ज़्यादा बच्चे होने के जो नुकसान हैं, अशिक्षा, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत किया जाता है, जो कि हमारे सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।